शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम एक नए श्लोक के साथ डिस्कस करेंगे भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर का 5th वर्स। और इसमें हम समझेंगे कि सेल्फ एनालिसिस का क्या रोल है हमारे सक्सेस में। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए सेल्फ एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंट कार्य है और वो क्या होता है, कैसे करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, ये आज का डिस्कशन मैटर है। और उससे पहले हम आज के श्लोक को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इन दोनों के बारे में थोड़ा डीपली समझेंगे। और ये श्लोक भी अभी दुर्योधन ही बोल रहे हैं किनको? द्रोणाचार्य को। दृष्टकेतुश्चिकेतानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च सव्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो दुर्योधन बता रहे हैं कि पांडवों की तरफ भीम और अर्जुन की तरह बहुत सारे महान योद्धा हैं और उनकी तरह धृतराष्ट्र, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य जैसे महान महान शक्तिशाली योद्धा हैं। ये किनको बता रहे हैं? दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं, जिससे कि वो, उनको तो पता ही है, द्रोणाचार्य को पहले से ही जानते हैं, लेकिन दुर्योधन क्योंकि राजा है, डिप्लोमैटिक व्यक्ति है, अपनी पावर का यूज कर रहा है, उनको बताना चाह रहा है। वो कहने अपनी 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 विजय को हासिल करने के लिए वो जो भी हथकंडे हैं वो अपना रहा है। दुर्योधन जो भी उसको कहने मतलब मॉनिटरिंग कर रहा है, इधर उनको उस पक्ष की सेना के बारे में बता रहा है, फिर अपनी पक्ष की सेना के बारे में भी बताएंगे। तो इस तरीके से अभी चल रहा है ये। और हम आज ये इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हमने देखा है कि आपने देखा होगा कि कोई भी कार्य जब प्रारंभ होता है तो उसके 3 फेजेस होते हैं। किसी भी कार्य के 3 फेज होते हैं। कोई भी कार्य संसार में हो उसके वो 3 फेजेस से गुजरता है। पहला फेज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब किसी भी कार्य का प्रारंभ करना, किसी भी कार्य को शुरुआत करना, ये फर्स्ट फेज होता है।
और शुरुआत करना भी अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। कोई भी कार्य इतना आसान नहीं होता कि प्रारंभ भी हो जाए, है ना। तो प्रारंभ होना भी अपने आप में बहुत मेहनत लगता है, और कहने का मतलब है उसमें भी बहुत एफर्ट लगता है। तो फर्स्ट फेज क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ अ एक्शन, किसी भी कार्य का शुरुआत और किसी भी कार्य का अंत। मतलब जो को कार्य हमने प्रारंभ किया किसी उद्देश्य के साथ, वो उद्देश्य जब अचीव हो जाता है तो कहा जाता है कि ये कार्य अभी संपन्न हो गया। तो ये इसको बोलते हैं लास्ट फेज, बिगिनिंग फेज और लास्ट फेज। और उसके बीच जो भी फेज चलता है वो पूरा कंटिन्यूअसली जब तक वो अचीव नहीं हो जाता उसको बोला जाता है मेंटेनेंस फेज। मतलब किसी का कार्य के 3 फेज होते हैं। कौन सा? बिगिनिंग फेज और एंड फेज, या फिर बोले तो उसका गोल अचीव फेज, और एक होता है मेंटेनेंस फेज। मतलब उस कार्य को करने के लिए, करते रहने के लिए, रेगुलरली करते रहने के लिए उसको बोला जाता है मेंटेनेंस फेज, मैनेजमेंट फेज। तो ये 3 कार्य होते हैं, 3 फेज होते हैं किसी भी कार्य के। अब इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी समझना है। तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर तीनों का ही अगर आप एक दूसरे में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी कार्य शुरुआत किया जा सकता है, लेकिन अगर हमें अचीव करना है गोल तो उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर मेंटेन नहीं रखेंगे तो है ना, मेंटेन नहीं रखेंगे तो गोल अचीव नहीं होने वाला कभी भी। कहने मतलब जो टास्क हम जिस पर्पस को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया था वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो मेंटेनेंस फेज इन दोनों बिगिनिंग और एंड फेज के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस फेज। इसलिए आप देखेंगे कि जो मेंटेनेंस जो कार्य होता है उसमें बहुत एफर्ट लगता है, कंटिन्यूअसली एफर्ट लगता है, और इसी में सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है ना। आप देखो, प्लानिंग शुरुआत में की जा सकती है, और प्लानिंग के बाद फिर उस पर एग्जीक्यूशन फेज में अगर ढंग से नहीं कार्य किया गया तो सारी प्लानिंग क्या होगी? फेल हो जाएगी है ना। और सारी प्लानिंग फेल हो गई तो सक्सेस कहां से मिलेगा? फिर तो अनसक्सेसफुल तो होना बड़ा आसान है तो सक्सेस का रोल किस में है? मेंटेनेंस फेज में है। मेंटेनेंस फेज में जो व्यक्ति होता है, कार्यरत रह पाता है, वही सक्सेस को अचीव करता है। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। बनी है उसमें भी आप देखो ये 3 ही फेज काम करते हैं। क्रिएशन होती है, क्रिएशन भगवान करते हैं, और उसके बाद ब्रह्मा जी कुछ क्रिएशन करते हैं, है ना। इस ब्रह्मांड की क्रिएशन भगवान ब्रह्मा जी के हाथों में दे देते हैं। तो अगर इस ब्रह्मांड के क्रिएशन के बारे में अगर हम समझें तो ब्रह्मा जी क्या हुए? क्रिएटर इसके। और डिस्ट्रक्शन कौन करता है? शिव जी करते हैं। तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन में समय नहीं लगता। आप देखो, कोई भी कार्य, मान लो कोई घर बनाना है तो इतना समय, शुरुआत करने में समय नहीं लगेगा और तोड़ने में भी समय नहीं लगेगा, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए है नहीं, बन भी जाएगा कुछ समय बाद, लेकिन बनाए रखने के लिए क्या, मेंटेनेंस बहुत समय काम करेगा। तो इसलिए जो मेंटेनेंस, इस क्रिएशन का मेंटेनेंस कौन देखते हैं? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो ये इनका कार्य होता है मेंटेनेंस। जो मेंटेन करता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। इसलिए क्यों होता है? क्योंकि ये मेंटेनेंस की वजह से ही जो शुरुआत और एंड के जो गोल अचीव होंगे वो मेंटेनेंस की वजह से ही अचीव होंगे, नहीं तो बिगिनिंग करना ही बेकार हो जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें सेल्फ एनालिसिस क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसका, कैसे काम करता है, और वो हम समझते हैं। सेल्फ एनालिसिस क्या है? तो मैं आपको जस्ट, जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया किसी भी कंपनी में, आप देखते हैं जनरली आप देखेंगे कोई भी प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाता है तो उसका कोई उद्देश्य होता है, और उद्देश्य जब अचीव हो जाता है विद इन टाइम, है ना। ऐसा नहीं होता कि प्रोजेक्ट का अनलिमिटेड टाइम है, ऐसा नहीं होता कभी, विद इन टाइम होता है। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो टाइम फेज होता है कि इतने समय में इसका ये गोल अचीव होना चाहिए, राइट। अब ये गोल अचीव होना चाहिए, अब इसके लिए क्या करना है? अब इसके लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, अब इसके लिए क्या होता है? एग्जीक्यूशन फेज में, मेंटेनेंस फेज में क्या होता है?
वो जो प्लान्स हैं उसमें रेगुलरली आप देखेंगे रेगुलरली मॉनिटरिंग किया जाता है डेली बेसिस पर, कितना कार्य हुआ, कितना बाकी है, इसके बाद क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कुछ समस्या तो नहीं आ गई। अगर रेगुलर बेसिस पे अगर उसको मॉनिटर नहीं किया जाए तो ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी उसकी कि कहाँ जाने वाला है, कहीं एरर हुई तो पता ही नहीं चल पाएगी। इसलिए क्या होता है, रेगुलर मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी होता है प्रोजेक्ट को, किसी भी प्रोजेक्ट को, नहीं तो पता ही नहीं चल पाएगा, नहीं तो 10 साल बाद पता चलेगा अरे क्या अचीव करना था, क्या अचीव हो गया, है ना। इसलिए रेगुलर मॉनिटरिंग जब हम करते हैं, और उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है कि आज हमने क्या कार्य कर लिया और कल को क्या करना है, इसको बोलते हैं रिपोर्ट्स। मैंने आज कितना कार्य कर लिया, और फिर मान लो तभी तो हम आगे के लिए स्टेप ले पाएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि अभी इतने समय में इतना ही कार्य हो पाया है, आगे इतना समय ही बचा है बस, तो उसके लिए फिर प्लान करना पड़ेगा। कहने मतलब डेली मॉनिटरिंग करेंगे तब हम अगला प्लान कर पाएंगे। तो नेक्स्ट प्लानिंग के लिए क्या मॉनिटरिंग जरूरत होती है, उसके लिए रिपोर्टिंग की जरूरत पड़ती है, नेक्स्ट प्लान हम एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी रहते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए, इसलिए ये मेंटेनेंस का बहुत क्रूशियल रोल होता है किसी भी सक्सेस के लिए। तो यहाँ पर व्यक्ति मात खा जाते हैं, सारा का सारा प्रॉब्लम यहाँ होता है। इसलिए आप देखेंगे इतनी मैनेजमेंट डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए कितनी बड़ी बड़ी डिग्री देगी, कितना पैसा खर्च किया जाता है मैनेजमेंट के लिए, आप देखो है। तो उसके लिए करने के लिए बहुत प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, और रेगुलर मॉनिटरिंग को ही क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। क्योंकि रेगुलर मॉनिटरिंग के बेसिस पर हम नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे, उस प्रोजेक्ट की एनालिसिस करेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो अगर रेगुलर एनालिसिस हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट में हमें तुरंत पता लग जाएगी हमें गलती कहाँ पे हो रही है, कहाँ गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। सपोज करो कि हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं कहीं पे ट्रेवल करने, है ना, और ट्रेवल करने जा रहे हैं और हम रास्ते में निकल गए हैं, और हम चल रहे हैं बहुत स्पीड से, और पता चला हम रास्ता, अब हमें रास्ते की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस डेस्टिनेशन में पहुंचना है तो मैप का ट्रैकिंग करना पड़ेगा कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अगर धोखे से कहीं, है ना, मॉनिटरिंग नहीं किया और गलत लेफ्ट की जगह राइट मुड़ गए तो फिर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, और जितनी फास्ट स्पीड से जाएंगे उतना समय हमारा बर्बाद होगा, फिर लौट के आना पड़ेगा नहीं तो। इसलिए कहने का मतलब है मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। इसी को बोलते हैं, अभी अगर प्रोजेक्ट के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसको बोला जाता है प्रोजेक्ट एनालिसिस। ठीक है, ये तो हो गया प्रोजेक्ट के परिप्रेक्ष्य में कैसे मॉनिटरिंग को ही हम एनालिसिस बोलते हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग के बेसिस पर ही हम नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं। अब आते हैं हम अपने जीवन में, क्योंकि our life is also a precious project, it is not simply just जैसे भी जीना है जी लो, ऐसे नहीं है। ये लाइफ भी क्या है, एक प्रोजेक्ट है। वो बात अलग है कि हमको उस प्रोजेक्ट का पर्पस नहीं पता, पर्पस पता होगा कब, जिस व्यक्ति ने वो प्रोजेक्ट बनाया है उसके अनुसार हमें ज्ञान ले लें तो पता लग जाएगा कि इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है। वो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले बहुत सारे सेशंस में। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, भगवान कृष्ण से प्रेम डेवलप करना और उनके धाम में हमेशा रहना, ये पर्पस है इस लाइफ का। तो अब इस लाइफ के पर्पस को अचीव करने के लिए, है ना, हमने स्टार्ट कर दिया। अब देखो स्टार्ट आपने खुद ही देखा होगा आप इस क्लास में आ रहे हैं, कितने सारे लोग आ रहे थे, है ना, और फिर कितने सारे लोग जब करना प्रारंभ किया, है ना, और क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया, तो क्या हुआ, कुछ लोग तो बीच में ही धराशायी रह गए है ना। अचीवमेंट क्या होगा वो तो छोड़िए है कि नहीं। तो इसलिए ये कितना क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल है इस मैनेजमेंट का, मॉनिटरिंग करने का। मैं आपको एक गांव का एक बालक के बारे में आप बताना चाहता हूँ। एक गांव में एक बालक था, और वो बालक कुछ जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए शहर में आया, और शहर में आया तो एक मुनीम था, उसने उसको नौकरी पर रख लिया। बेचारा वो गरीब लड़का था, और उसको जो भी मिल गया उसने वहां पर अपनी नौकरी कर ली। और उसके कपड़े भी कैसे थे, ज्यादा अच्छे नहीं थे, वैसे एक शर्ट थी पुरानी फटी सी, और एक
नीचे लोअर था पहने हुए, और लेकिन वो लड़का बड़ा चरित्रवान था और वो बड़ा मेहनती लड़का था। तो जब वो उस मुनीम के यहाँ पे काम करना प्रारंभ किया तो और भी लोग वहां पे कार्य करते थे, लेकिन ये लड़का अपने ईमानदार और चरित्र की वजह से क्या हुआ, मेहनत करता था, और मेहनत की वजह से क्या हुआ, ये मुनीम अच्छा इसका परफॉर्मेंस हुआ, परफॉर्मेंस अच्छा होता था इसका। आप देखते हैं जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उसका प्रमोशन भी होता है ना। तो इस ये गांव से आने वाले लड़के का क्या हुआ, अच्छा परफॉर्मेंस था तो मुनीम ने इनका प्रमोशन कर दिया। अब प्रमोशन कर दिया तो और इतने सालों से उसके और भी कलीग काम कर रहे थे, लेकिन वो उनका प्रमोशन नहीं हुआ। तो बाकी कलीग्स को क्या होने लगी, इस नए वाले लड़के से क्या होने लगी, ज्वेलिशी होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी कि हम इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं, मुनीम ने हमारा प्रमोशन नहीं किया, ये कल का छोकरा हमारे सामने पैदा हुआ कहने वाला हमारे सामने आया और इसका प्रमोशन कर दिया। तो बड़ा द्वेष था, और भौतिक संसार में ऐसे ही होता है ना। हमें दूसरों की सक्सेस से देखो, हम बोलते तो है कि हमें किसी से जलन नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी से ज्वेलसी नहीं है। तो आप चेक कर लीजिए, दिस इज द क्राइटेरिया टू चेक दैट वेदर वी आर जेलस और नॉट विद अदर्स। ये क्राइटेरिया है, ये टेस्ट है। अगर हमें दूसरे की सफलता से दुख मिल रहा है, दूसरे की सफलता से हमको दुख मिल रहा है, इसका मतलब वी आर एनवियस विद देम। और दूसरे के सुख से और दूसरे के दुख में क्या मिल रहा है, हमको प्रसन्नता मिल रही है। मतलब दूसरों को दुख में देख के हमें क्या है, खुशी मिल रही है। इसका मतलब भी क्या है, वी आर एनवियस विद हिम। ये क्राइटेरिया हम चेक करें अपने आप को। अगर चेक, पहले तो हम कभी चेक ही नहीं करते, इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास, कहाँ टाइम है हमारे पास। पहले सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ऑफिस जाते हैं, है ना, ऑफिस लेट नाइट काम करते हैं, फिर आते हैं, खाना खाते हैं, दौड़ते भागते खाना खाते हैं, फिर आके थक के सो जाते हैं, फिर सुबह यही रूटीन। कहाँ समय है हमारा सोचने के लिए है कि नहीं। सूरज देखने के लिए समय नहीं है, रात में आसमान में चांद है, सितारे हैं, वो भी देखने का समय कहाँ है। इतना कार्य करना है, इतना मेहनत करना है हमको, किस लिए, पता नहीं किस लिए करना है तो कहने का मतलब है कि वो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम एनवियस है भी है कि नहीं अदर्स। कब पता कैसे चलेगा, जब हम चेक करेंगे, अपने को समय देंगे, है कि नहीं। तो तब पता चलेगा कि हम बोल तो देते हैं हाँ हम किसी से ज्वेलस नहीं, हम तो बड़ा प्रेम करते हैं लोगों से तुरंत पता लग जाएगा, है कि नहीं। ये क्राइटेरिया है चेक करने का, खुद ही पता लग जाएगा, किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो जिस तरीके से वहां देखा वो बच्चा, उस बच्चे से कैसे वो एनवियस लोग थे, बाहर दिखावा तो था, बड़ा प्रेम करते थे बाहर, बड़ा लेकिन हृदय में क्या था, एकदम द्वेष भरा था। उस बच्चे को लगता था कि मार डालेंगे इनको। तो एक दिन, लेकिन वो बच्चा बड़ा ईमानदार था और ऑनेस्ट था, चरित्रवान था, और बड़ी ऑनेस्टली से काम करता था, और वो विश्वास पात्र बन गया था मुनीम का। और उसका एक डेली का रूटीन क्या था, डेली का रूटीन उसका ये था कि वो डेली वो जाता था, हमने अपने घर पर जाता था, और लंच के टाइम में, लंच के जैसे ही लंच होता था, डेली का उसका रूटीन था कि आधे घंटे के लिए वो अपने घर पर जाता था और 15-20 मिनट वहां पर बिताता था, उसके बाद वो फिर वापस आता था। अब इनके कलीग्स को क्या हुआ, इन कलीग्स को कुछ मौका नहीं मिल रहा था उसको, मतलब कुछ साजिश रचने के लिए कि इसको नीचा दिखाया जाए, जिससे कि वो उसका प्रमोशन रुक जाए। तो एक दिन एम्प्लॉय ने देखा कि व्यक्ति जाता है, डेली जाता है और फिर आता है, तो उन्होंने क्या किया, इसका मौका देखते हुए उस मुनीम से कहा, देखो ये लड़का डेली जाता है, जरूर कुछ धोखाधड़ी करता है आपके बिजनेस की, डेली जाता है लंच टाइम में और फिर घर पे कुछ समय बिता के कुछ फिर वापस आता है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करता है। तो मुनीम को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने जो बताया था, उसके कलीग और उसके जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने बताया, तो उसने बोला कि चलो चलते हैं एक बार। तो लड़का गया, जैसे रोज जाता था वैसे लड़का गया, और जाके अपने दरवाजा खोला, और ये उसके पीछे, दरवाजे के पीछे आया, और दरवाजा खोल के उसने एक संदूक था इसका पुराना जो अपने साथ लेके आया था,
वो खोला और खोला और ये सारे लोग देखा, ये सोच रहे अरे संदूक में कुछ पैसा रखने जा रहा है, मतलब कंपनी से कुछ पैसा लेके और डेली इसमें बचाता है, ये उनका ये देख रहे थे। तो लेकिन मतलब ये ऐसे सोच रहे थे बाकी लोग, मुनीम भी उसके साथ आया, और लेकिन ये लड़का क्या कर बैठा और संदूक खोला और उसमें ऐसे देख रहा है, देखा 15 मिनट देखा, और उसी समय क्या हुआ, उसी समय ये सारे लोग भी आ गए वहां पर, और उसने पूछा ये क्या करते हो तुम यहाँ पर आके, तुम कंपनी का पैसा इसमें चुरा चुरा के लाते हो, उन एम्प्लॉयज ने बोला। तो उस बच्चे ने, जो बच्चा था बड़ा साधारण था, उसने बोला कि देखो ये बख्शा है, मैं डेली यहाँ पर आता हूँ, अभी मेरे पास ये इतने अच्छे कपड़े हैं, लेकिन एक समय था जब मैं आया था यहाँ पर गांव से और ये कपड़े थे फटे हुए, और वो कपड़े, ये लोअर था, मैं इनको आकर ये देखता हूं कि कहीं मैं अपने चरित्र से अडिग ना हो जाऊं, इसलिए मैं आके डेली 15 मिनट के लिए देखता हूं कि मैं कौन था पहले, और यहाँ पर कंपनी में कार्य करते करते और इन मुनीम की वजह से मैं कितना बड़ा व्यक्ति बन गया, जिससे कि मैं कभी भी अपने इस प्रमोशन और इन बड़े पद से कभी गर्वित ना हो जाऊं और अपने चरित्र से पथ भ्रष्ट ना हो जाऊं। इसलिए मैं डेली आता हूं यहाँ पर, अपना सेल्फ एनालिसिस करता हूं कि मैं क्या था, और इन सब आप लोगों की वजह से मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ। और ये सुन के सारे एम्प्लॉइज वहीं की वहीं दंग रह गए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, और मुनीम का विश्वास उसके प्रति और बढ़ गया। तो कहने का मतलब मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि सेल्फ एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। वो बच्चा क्योंकि सेल्फ एनालिसिस करता था, उसे अपनी रियलिटी पता था मैं क्या था, तो वो अपने चरित्र और अपने उद्देश्य में प्रमोशन पाता रहा और बढ़ता रहा आगे। तो अब हमारे लिए भी क्या है, इस परिप्रेक्ष्य में हम क्या कर सकते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गिव सम टाइम फॉर हिमसेल्फ डेली टू इंट्रोस्पेक्ट। जिस तरीके से प्रोजेक्ट में मॉनिटरिंग होता है, उसी तरीके से अगर हमें अपने उद्देश्य हासिल करना है तो हमको भी अपने आप के लिए कम से कम 5 या 10 मिनट सेपरेटली, उस समय कुछ नहीं करना, केवल अपने बारे में सोचना है। अपने बारे में सोचना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, आज मैंने उस जीवन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए कुछ किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो करो, ये डेली 5 मिनट हमको कभी भी निकालने हैं। अगर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, ये प्रोजेक्ट ऐसे ही चलता रहेगा, कहने वाला हम ध्यान ही नहीं दे पाएंगे उसमें और लाइफ। इसलिए हमको समय डेली 5-10 मिनट, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमने उसको अचीव करने के लिए जो हमारा, जिससे वो अचीव होएगा उसके लिए आज कार्य किया कि नहीं। ये जब करेंगे तब तो हमें पता चलेगा कि अरे आज मैंने किया भी नहीं तो क्या होगा। इतने सारे कार्य हमारे जीवन में आ जाएंगे कि इसके लिए समय नहीं बचेगा, है ना, जो कि इतना इंपॉर्टेंट कार्य है। और जब हम ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने आप को, बात आती है किसकी, तब हमारा मेंटेनेंस इस प्रोजेक्ट के लिए रेगुलरली, और ये इंट्रोस्पेक्शन एक दिन नहीं करना रेगुलरली करना है, डेली करना है। जब डेली हम करेंगे तो फिर क्या होगा, इसीलिए इस आज के सेशन का क्या टॉपिक था, सेल्फ एनालिसिस इज द की टू सक्सेस। जब ये सेल्फ एनालिसिस हम करेंगे तो हमको डेली अपनी गलती पता लगेगी, और नेक्स्ट उस गलती को हम तुरंत रिमूव करके, तो फिर हम अपने जीवन के उद्देश्य की तरफ प्रोग्रेसिवली डेली बढ़ते जाएंगे। तो वो फिर दूर नहीं है कि हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम जल्दी की जल्दी डेवलप होएगा, और फिर हम उन भगवान के प्रति प्रेम कर पाएंगे जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो उसको हम हासिल कर पाएंगे विद इन अ टाइम, है ना। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट समय लगेगा, नहीं, विद इन अ टाइम हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा अपने आप का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग करते हैं ऐसा।
तो ये मैं आपको आज के सेशन से बताना चाहता था कि वास्तव में अगर हम अपने जीवन में सक्सेस, सफलता चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में सफलता चाहते हैं, तो क्योंकि ये जीवन भी एक प्रोजेक्ट की तरह है, तो इस प्रोजेक्ट रूपी जीवन के लिए भी हमको सेल्फ एनालिसिस, मॉनिटरिंग रेगुलर बेसिस पर करना पड़ेगा। उसके लिए रेगुलरली हमको टाइम निकालना पड़ेगा, तब कहीं हम विद इन अ टाइम हम इस प्रोजेक्ट में सक्सेस हो पाएंगे। इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर विराम। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।